हेलो नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का धरणीधर क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है अपने पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, जिसमें अपने जो सबसे पहली जो शब्दावली आती है उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी पदछाप और इंग्लिश वाले इसको बोलते हैं इकोलॉजी फुटप्रिंट के नाम से जानते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। तो जो पहली जो शब्दावली होती है, इसकी यदि हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो इसकी सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी कि किसी भी पारितंत्र में किसी भी पारितंत्र में किसी भी पारितंत्र में किसी भी पारितंत्र में कोई जीव कोई जीव कितने संसाधनों का उपयोग करता है, कोई जीव कितने संसाधनों का उपयोग करता है, कितने संसाधनों का उपयोग करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी पदछाप या फिर पारिस्थितिकी पद चिन्ह के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें उदाहरण के रूप में, यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पर हम बात करते हैं तो मानव की बात करते हैं। किसकी? मानव की बात करते हैं। अब हम मनुष्य की बात करें तो मानव जो होता है वो एक इकोसिस्टम का एक भाग होता है, ठीक है ना। तो उसको जीवित रहने के लिए वो उस इकोसिस्टम में से किन किन संसाधनों का उपयोग करता है। तो जैसे यहाँ पर हम बात करें, मानव जो होता है जीवित रहने के लिए इसको जल की आवश्यकता होती है, इसको प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, इसको जीवित रहने के लिए अनाज की आवश्यकता होती है, तो वो उसके लिए जो अनाज जो होता है वो मृदा से प्राप्त होता है अपने को। इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पर वायु हो गया, ठीक है ना, आदि हम कई सारे पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों का प्रयोग करते हैं और उन्हीं घटकों को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी पद चिन्ह के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें, अगला जो अपना शब्द आता है उस शब्द का नाम हो जाएगा यहाँ पर अपने सेकंड वन, वो हो जाएगा इकोटोन। क्या हो जाएगा? इकोटोन। कौन सा शब्द हो जाएगा? इकोटोन, ठीक है ना, इकोटोन। अब इकोटोन क्या होता है तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इकोटोन की जो परिभाषा होती है वो बिल्कुल सिंपल सी होती है कि किन्हीं दो पारितंत्र या फिर दो इकोसिस्टम के मध्य का जो उभयनिष्ठ जो भाग होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? इकोटोन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको? हम इकोटोन नाम देते हैं, ठीक है ना। तो दो पारितंत्र के दो पारितंत्र के मध्य का उभयनिष्ठ भाग, दो पारितंत्र के मध्य का उभयनिष्ठ भाग क्या कहलाता है? अपने दो पारितंत्र के मध्य का उभयनिष्ठ भाग क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर उदाहरण के रूप में, जैसे यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में बात करते हैं तो यहाँ पर आपने शब्द सुना होगा दलदली मृदा, या फिर आपने सुना होगा दलदली क्षेत्र। जैसे हम बात करते हैं, आपने सुंदरवन डेल्टा का नाम सुना होगा। वो जो क्षेत्र है वो कैसा है? दलदली क्षेत्र। वहां पर आपको पानी भी देखने को मिलेगा, तो वहां पर आपको मिट्टी भी देखने को मिलेगा। तो वहां पर दो तरह का पारिस्थितिकी तंत्र बनकर आ रहे हैं अपने पास में। तो उसका जो उभयनिष्ठ भाग है वही क्या कहलाता है? अपने इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। इसी प्रकार हम बात करें मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति, जो मैंग्रोव जो वनस्पति जो होती हैं यह भी अपने किसका हिस्सा होता है? एक इकोटोन का हिस्सा होता है। और इसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पर नदी का मुहाना, नदी का मुहाना, नदी का मुहाना, यानी कि जहां पर दो नदियां आपस में मिलती हैं वो जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? अपने इकोटोन होता है, ठीक है ना। तो दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य का उभयनिष्ठ भाग क्या कहलाता है? अपने इकोटोन कहलाता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। और जहां पर भी इकोटोन भाग आपको देखने को मिलेगा वहां की जो जैव विविधता होगी वो सर्वाधिक होगी, ठीक है ना। जहां पे भी आपको इकोटोन देखने को मिलेगा वहां पर क्या होगा? जैव विविधता सर्वाधिक होगी। 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 ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने केवल दो टर्म पढ़े, कौन कौन से? पारिस्थितिकी पद चिन्ह और दूसरा हमने पढ़ा है इकोटोन। अब इसी इकोटोन के अंदर एक नया टर्म निकल कर आता है जिसको हम बोलते हैं एज इफेक्ट। क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। उसको हम समझते हैं, ठीक है ना। इसी इकोटोन के अंदर जो नया शब्द निकल कर आता है थर्ड वन, वो कौन सा हो जाएगा? अपने एज इफेक्ट। कौन सा शब्द निकल कर आता है? एज इफेक्ट। अब ये क्या होता है?
तो इसकी यदि हम चर्चा करते हैं एज इफेक्ट की, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एज इफेक्ट क्या होता है। तो किसी भी इकोटोन के अंदर, ध्यान से सुनना जो मैं शब्द काम में ले रहा हूं, किसी भी इकोटोन के अंदर जो प्रजाति की संख्या सबसे अधिक होगी उसी को हम क्या नाम देते हैं, एज इफेक्ट नाम देते हैं। उसी को हम क्या नाम देते हैं, एज इफेक्ट नाम देते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी भी इकोटोन में, किसी भी इकोटोन में ध्यान से सुनना इसकी परिभाषा, किसी भी इकोटोन में किसी जीव या प्रजाति की बाहुल्यता को क्या कहते हैं, एज इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एज इफेक्ट कहते हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। एज इफेक्ट क्या होता है, तो कोई भी इकोटोन होगा उसके अंदर जो भी प्रजाति या फिर जो भी जीव अपने को अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा और उसी का उस इकोटोन के अंदर डोमिनेंस ज्यादा होगा, तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, एज इफेक्ट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एज इफेक्ट नाम देते हैं। और इस एज इफेक्ट के अंदर जो प्रजाति सर्वाधिक है, इस एज इफेक्ट के अंदर जो प्रजाति सर्वाधिक है उस प्रजाति को क्या कहा जाता है, तो उस प्रजाति को हम एज स्पीसीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एज स्पीसीज के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये इकोटोन के अंदर दो टर्म आते हैं, नंबर फर्स्ट तो हो जाएगा अपने एज इफेक्ट और नंबर सेकंड हो जाएगा अपने एज स्पीसीज। ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। जिस इकोटोन के अंदर जो स्पीसीज सबसे अधिक देखने को मिलेगी उसे हम एज स्पीसीज कहेंगे, और उस स्पीसीज का डोमिनेंट इकोटोन के अंदर ज्यादा होगा तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, एज इफेक्ट के नाम से उसको जानते हैं। अब यहाँ पर हम नंबर फोर्थ जो अपने टर्म आता है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। और नंबर फोर्थ जो टर्म होता है उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर अपने ग्वानो। क्या हो जाएगा, ग्वानो क्या होता है, तो ये एक तरह का समुद्री खरपतवार होता है और उसके अंदर फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, ठीक है ना। तो ग्वानो क्या होता है, तो ये समुद्री खरपतवार को कौन खाता है, समुद्री खरपतवार को जब पक्षी खाते हैं, कौन खाते हैं, पक्षी खाएंगे, और उन पक्षियों से फिर क्या निकलेगा, विष्ठा, यानी कि उनका अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा। क्या निकलेगा, उनका अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा, ठीक है ना। उन पक्षियों से क्या निकलेगा, विष्ठा निकलेगी, और इस विष्ठा के अंदर क्या होता है, फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इसके अंदर क्या होती है, फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, ग्वानो नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ग्वानो। तो ग्वानो क्या हो जाएगा, समुद्री खरपतवार जो पक्षी खाते हैं और उनकी विष्ठा के अंदर फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। तो ये जो समुद्र की जो विष्ठा होती है ना, यह जो समुद्री खरपतवार को खाने वाले जो पक्षी होते हैं इनकी विष्ठा जो होती है ना, इसी को क्या नाम देते हैं, हम ग्वानो नाम देते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, ग्वानो कहा जाता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम नंबर फोर्थ पर चलते हैं। नंबर फोर्थ पर अपना जो टर्म आएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपने फ्लोरा। क्या हो जाएगा, फ्लोरा। और नंबर 6 की यहाँ पर हम बात करें तो वो हो जाएगा अपने फाउना। क्या हो जाएगा, फ्लोरा और फाउना, ठीक है ना। फ्लोरा और फाउना की यहाँ पर यदि हम बात करें साथियों, तो इसमें फ्लोरा में ध्यान रखना है आपको, समस्त पादप समुदाय जो होता है वो क्या कहलाता है, फ्लोरा कहलाता है। और समस्त जंतु समुदाय क्या कहलाता है, समस्त जंतु समुदाय क्या कहलाता है, अपने फाउना कहलाता है। ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द को देखते हैं। और अगला शब्द का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा अपने, अगला जो शब्द हो जाएगा कौन से नंबर वाला, तो वो हो जाएगा अपने नंबर 7। कौन सा हो जाएगा, नंबर 7। नंबर 7 की बात करें तो वो हो जाएगा अपने यहाँ पर यूट्रिफिकेशन। कौन सा शब्द हो जाएगा, यूट्रिफिकेशन। कौन सा शब्द हो जाएगा, यूट्रिफिकेशन। और हिंदी के अंदर इसको हम सुपोषण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सुपोषण के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूट्रिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं
तो यूट्रिफिकेशन का अर्थ क्या होता है तो वो समझते हैं सबसे पहले। यूट्रिफिकेशन का अर्थ इसकी परिभाषा के रूप में बात करें तो क्या होता है, तो बढ़ती उम्र, या फिर हम कह सकते हैं बढ़ते समय के साथ में, बढ़ते समय के साथ, बढ़ते समय के साथ झील में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ना, झील में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है, यूट्रिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, यूट्रिफिकेशन कहलाता है। आपने कोई भी जलाशय देखा होगा, आपने कोई भी, मान लेते ये एक अपना जलाशय है, ठीक है ना, और इसमें क्या होता है बढ़ती उम्र के साथ में या फिर बढ़ते समय के साथ में 1 साल निकला, 2 साल निकला, 3 साल निकला, 4 साल निकला, ऐसे करते करते इसमें 10 साल निकल गए। लेकिन उस 10 साल के दौरान इसके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने लगती है, ठीक है ना, और उसी को हम क्या कहते हैं, यूट्रिफिकेशन कहते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, पोषक तत्व की मात्रा बढ़ेगी तो इसमें क्या होता है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, पोषक तत्व की मात्रा बढ़ रही है तो कौन कौन से पोषक तत्व, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर फिर अपने जितने भी जो पादप प्लवक होते हैं, कौन, पादप प्लवक, जिनको हम यहाँ पर पादप प्लवक के रूप में काम में ले सकते हैं, काई काम में ले सकते हैं, या फिर हम काम में ले सकते हैं जलकुंभी, ठीक है ना। ये जो होते हैं इनकी वृद्धि तीव्र हो जाती है, इनकी वृद्धि तीव्र होती है और उसकी वजह से जो पानी के अंदर जो घुलित जो ऑक्सीजन होती है, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो बढ़ जाती है और इस झील के अंदर जितने भी जो जीव होते हैं वो धीरे धीरे मरने लगते हैं। तो उस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यूट्रिफिकेशन। ध्यान रखना, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ये यूट्रिफिकेशन का अर्थ पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो परिभाषा याद रखनी है कि बढ़ती उम्र या बढ़ते समय के साथ झील में पोषक तत्वों की मात्रा का बढ़ना, मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है, यूट्रिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, यूट्रिफिकेशन कहलाता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर अगला जो टर्म आता है वो देखते हैं, और वो हो जाएगा अपने, वो हो जाएगा बायोम। कौन सा शब्द हो जाएगा, बायोम, जिसको हिंदी के अंदर हम जीवोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हिंदी के अंदर इसको हम जीवोम के नाम से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। यह जीवोम या फिर बायोम जो होता है, ये टर्म भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आप 5 स्टार लगाना, बायोम के ऊपर। अब इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करते हैं कि बायोम, जीवोम ये कहते किससे हैं, ठीक है ना। तो बायोम, सबसे पहले शब्द की बात करते हैं। बायोम जो शब्द दिया गया था वो दिया गया था क्लीमेंट्स के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, क्लीमेंट्स के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, क्लीमेंट्स एक वैज्ञानिक हुए थे, इनके द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था, तो ये दिया गया था अपने, ये दिया गया था, सॉरी, ये जो शब्द दिया गया था ये दिया गया था अपने 1916 में दिया गया था। कब दिया गया था, ये 1916 में दिया गया था, ठीक है ना। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो क्लीमेंट्स नामक वैज्ञानिक ने 1916 के अंदर क्या शब्द दिया था, बायोम शब्द दिया था। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं बायोम कहते किसे हैं, बायोम कहते किसे हैं। तो यहाँ पर बायोम की यदि हम बात करते हैं तो बायोम हो जाएगा कई सारे पारितंत्र का समूह, कई सारे पारितंत्र का समूह क्या कहलाता है, जीवोम या फिर बायोम कहलाता है। क्या कहलाता है, कई सारे पारितंत्र यानी इकोसिस्टम का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, बायोम कहलाता है। जैसे एक अपन अपने भारत की बात कर लेते हैं, यहाँ पर अपने भारत की बात करें उदाहरण के रूप में, भारत की, तो भारत के अंदर कई तरह का अपने को इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे। जैसे अपन बात करते हैं राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अपने को मरुस्थलीय पारितंत्र देखने को मिलता है। कौन सा, मरुस्थलीय पारितंत्र, मरुस्थलीय पारितंत्र देखने को मिलता है। कौन सा पारितंत्र देखने को मिलता है यहाँ पर अपने राजस्थान का अंदर, मरुस्थलीय पारितंत्र, ठीक है ना। कौन सा पारितंत्र देखने को मिलता है, मरुस्थलीय पारितंत्र। इसी प्रकार हम भारत के अन्य भागों को देखें, भारत के हम तटीय भागों को देखते हैं तो यहाँ पर हमको जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है जलीय पारितंत्र। कौन सा, भारत के तटीय भागों के अंदर हमको देखने को मिलता है जलीय पारितंत्र, ठीक है। इसी प्रकार हम थोड़ा भारत के मध्य भाग में आते हैं तो यहाँ पर वनों की प्रधानता अधिक है, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है वन पारितंत्र। कौन सा, वन पारितंत्र। कौन सा पारितंत्र देखने को मिलता है, वन पारितंत्र देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम थोड़ा और आगे बढ़े और हम चलते हैं वेस्ट बंगाल साइड। वेस्ट बंगाल साइड चलते हैं तो वहां पर अपने को मिलता है
दलदली पारितंत्र। कौन सा पारितंत्र मिलता है? दलदली पारितंत्र, जिसके अंदर मुख्य रूप से अपने कौन आता है? तो सुंदरवन डेल्टा आता है। कौन सा डेल्टा आता है? सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है ना। तो ये भारत के अंदर इतने प्रकार का अपने को पारिस्थितिक तंत्र देखने को मिलता है, और इनका पूरा जो समूह होगा, इनका पूरा समूह क्या कहलाएगा? इनका पूरा समूह, ये पूरा जो समूह है वही क्या कहलाएगा? अपने वही क्या कहलाएगा? अपने बायोम कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? बायोम कहलाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो बायोम शब्द क्या होता है, वो उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कई सारे पारितंत्र का समूह क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमने भारत के अंदर कौन कौन से मुख्य रूप से अपने को पारितंत्र देखने को मिलते हैं, तो मरुस्थल का देखने को मिलता है, जलीय देखने को मिलता है, वन का मिलता है, दलदली भूमि का देखने को मिलता है, और भी कई सारे होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये चार तो आपको याद रखना। और इनका पूरा समूह क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है। अब नेक्स्ट हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ये जो बायोम जो होता है, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। बायोम को प्रभावित करने वाले कारक, बायोम को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, बायोम को प्रभावित करने वाले कारक। तो बायोम को यदि हम बात करें कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर मुख्य रूप से हमें तीन कारक ऐसे याद रखने हैं जो प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? तो नंबर फर्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पर, तो नंबर फर्स्ट पर आ जाएगा अपने महाद्वीपीय विस्थापन। नंबर फर्स्ट जो कारक हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन, ठीक है ना। ये पहला कारक आता है, इसके बारे में केवल पॉइंट याद रखना है, महाद्वीपीय विस्थापन। अब इसमें क्या होता है, तो जब जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं वो टकराती हैं, तब एक महाद्वीप जो होता है वो दो भागों में टूट जाता है। जैसे अपन बात करें एशिया महाद्वीप की बात करें, तो एशिया महाद्वीप बहुत बड़ा है। अब मान लो किसी भी घटना की वजह से, प्राकृतिक घटना की वजह से, जो इसके अंदर जो पृथ्वी के भूगर्भ में जो प्लेटें हैं वो टकराती हैं, और आपस में वो फिर टकराने की वजह से हिमालय का भाग अलग हो जाए और हिमालय के नीचे का जो भाग है वो अलग हो जाए, तो फिर भारत के दो हिस्से हो जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, जो एशिया महाद्वीप जो था वो फिर दो भागों में बिखर जाएगा। तो उस एशिया महाद्वीप के अंदर जो बायोम है वो भी दो भागों में बिखर जाएगा। तो यह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है महाद्वीपीय विस्थापन, किसको? बायोम को प्रभावित करता है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम नंबर सेकंड की बात करें, तो नंबर सेकंड हो जाएगा जलवायु घटना, जलवायु घटना, जलवायु घटना, ठीक है ना। जलवायु जो घटना जो होती है यह भी अपने इसको प्रभावित करती है बायोम को, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर तो यदि हम बात करें जलवायु घटना की, तो हम यहाँ पर बात करें जलवायु घटना में, तो आपने कई बार सुना होगा, इसके अंदर मुख्य रूप से अपने ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, इसी प्रकार हम बात करें ओजोन क्षरण हो गया, ये सब की सब जो होती है ये अपने जलवायु घटना के अंदर आती है, और इनकी वजह से भी अपना जो बायोम होता है वो प्रभावित होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो और थर्ड वन की बात करें यहाँ पर, तो वो हो जाएगी प्राकृतिक घटनाओं की वजह से। किसकी वजह से? प्राकृतिक घटना, इनकी वजह से भी क्या होता है, अपने जो बायोम जो होता है वो प्रभावित होता है। जैसे प्राकृतिक घटनाएं कौन कौन सी, तो यहाँ पर हम बात करें भूकंप का आना हो गया, सुनामी का आना हो गया, अच्छा ज्वालामुखी का फटना, इन सब की वजह से भी क्या होता है, बायोम प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्राकृतिक घटना में हम लिख सकते हैं कौन? ज्वालामुखी फटना, ज्वालामुखी का फटना। इसी प्रकार यहाँ पर हम बात करें भूकंप आना, ठीक है ना, भूकंप हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर हम बात करें सुनामी, ठीक है ना। तो प्राकृतिक घटनाएं जो होती है वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपने बायोम को प्रभावित करती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये जो बायोम जो होता है इसके कुछ लक्षण होते हैं, उन लक्षण की यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो अगला जो इसके अंदर हमारे पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बायोम के लक्षण, बायोम के लक्षण। तो यहाँ पर हमको मुख्य रूप से बायोम के तीन लक्षण याद रखने हैं। कितने लक्षण याद रखने हैं? बायोम के मुख्य रूप से तीन लक्षण याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं साथियों यहाँ पर, तो वो आता है यहाँ पर दो बायोम का एक संक्रमण क्षेत्र होगा,
क्षेत्र होता है, ठीक है ना, ये इसकी एक विशेषता होती है। दो बायोम का अपना एक संक्रमण क्षेत्र होगा। संक्रमण क्षेत्र को हम कह सकते हैं क्या, इकोटोन। क्या कह सकते हैं, इकोटोन कह सकते हैं, ठीक है ना। दो बायोम जो होंगे उनके अंदर एक अपने को इकोटोन देखने को मिलेगा, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं, अभी हमने बात किया था भारत के सापेक्ष में, तो भारत का जो तटीय जो क्षेत्र होता है उसमें पूरा अपने को एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि जलीय पारितंत्र देखने को मिलता है। और एक अपन ने स्थल की बात की थी जिसके अंदर हमने फिर देखा था वन का अलग हो गया, अपने दलदली क्षेत्र का अलग हो गया। जब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो जहां पर पानी और मृदा मिलती है या फिर स्थल मिलता है, उसमें से लगभग कुछ किलोमीटर का जो हिस्सा होता है वो दलदली क्षेत्र में बदल जाता है, ठीक है ना। उसी को हम बोलते हैं इकोटोन। तो वहां पर फिर अपने जलीय पारितंत्र का या फिर जलीय बायोम अलग हो गया और स्थल का बायोम अलग हो गया। तो और उन दोनों के मध्य एक अपने कौन सा क्षेत्र आता है, संक्रमण क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है, संक्रमण क्षेत्र आता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, दो बायोम के मध्य हमेशा आपको एक संक्रमण क्षेत्र देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सेकंड वन की बात करें, सेकंड वन हो जाएगा इसके अंदर कोई भी बायोम होगा, उस बायोम में सभी जीव सामंजस्य सामंजस्य सभी जीव सामंजस्य में रहते हैं, सामंजस्य में रहते हैं। सामंजस्य का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा बिल्कुल ही, ये अपने आप में एक हम कह सकते हैं बिल्कुल ना ही किसी को ये नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही किसी को ये ज्यादा लाभ होने देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपस में सामंजस्य स्थापित करके रहते हैं। और अगर मानव गतिविधियों के परे यदि हम बात करते हैं तो इनको कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब मानव का इंटरफेयर ज्यादा हो जाता है तब ये जो पूरा जो बायोम होता है वो पूरा का पूरा बिगड़ जाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर हम थर्ड वन की बात करें तो थर्ड वन अपने को याद रखना है कि कोई भी बायोम होगा, कोई भी बायोम, किसी भी बायोम में मिलने वाले जीव में प्रधान भूमिका जो निभाएगा वो कौन सा जीव निभाएगा, प्रधान भूमिका वनस्पति की होगी। प्रधान भूमिका किसकी होगी, वनस्पति की होगी। प्रधान भूमिका किसकी होगी, वनस्पति की होगी। किसकी होगी, वनस्पति की होगी। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो किसी भी बायोम के अंदर जो अपना प्रधान जो भूमिका होगी वो किसकी होगी, अपने वनस्पति की होगी। अगर हम किसी भी बायोम से वनस्पति को हटा देते हैं तो 1-2 साल के अंदर उपभोक्ता होंगे और अपघटनकर्ता जितने भी होंगे उन सबकी सेवाएं यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, अगर वनस्पति को हटा दिया तो बायोम या फिर जो भी अपना पृथ्वी है वो धीरे धीरे स्वयं से वहां से जीव समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमने देखा है कि पारितंत्र के अंदर या फिर बायोम के अंदर 3 कैरेक्टर कौन कौन सा होते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा होता है कि किसी भी बायोम, 2 बायोम के अंदर अपने को संक्रमण क्षेत्र मिलेगा। दूसरा, सभी आपस में बायोम के अंदर जो जीव होते हैं सामंजस्य में रहते हैं। और तीसरा होता है कि किसी भी बायोम के अंदर जो प्रधान जो जीव होता है वो कौन होता है, वनस्पति होता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, बायोम के प्रकार की बात करते हैं। किसकी प्रकार की बात करते हैं, बायोम के प्रकार की बात करते हैं, ठीक है ना। बायोम के प्रकार। तो साथ ही यहाँ पर यदि हम बायोम के प्रकार की बात करें तो बायोम को जो वर्गीकरण किया गया है वो मेनली किसके आधार पर किया गया, तो वो थोड़ा आपको याद रखना। तो ये किया गया है अक्षांशीय विस्तार व वनस्पति के आधार पर। किसके आधार पर किया गया है, अक्षांशीय विस्तार व वनस्पति के आधार पर, ठीक है ना। किसके आधार पर किया गया है, अक्षांशीय विस्तार व वनस्पति के आधार पर बायोम का वर्गीकरण किया गया। तो इसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है बायोम को, तो 6 भागों में बांटा गया है। हालांकि अलग अलग आधार पर बायोम को अलग अलग भागों में बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से आपने को 6 प्रकार के बायोम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी याद रखनी है, ठीक है ना। तो इसमें यदि हम प्रकार की बात करें तो फर्स्ट जो अपने प्रकार आता है वो हो जाएगा इसमें अपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, अपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। सेकंड की बात करें तो सेकंड हो जाएगा अपने टेगा बायोम। कौन सा बायोम हो जाएगा, सेकंड टेगा बायोम। थर्ड वन की यहां पर हम बात करें तो थर्ड वन हो जाएगा अपने यहां पर टुंड्रा बायोम। कौन सा बायोम,
टुंड्रा बायोम। फोर्थ वन की यहाँ पर साथियों हम बात करें तो फोर्थ वन हो जाएगा यहाँ पर अपने ग्रासलैंड बायोम। फोर्थ वन हो जाएगा ग्रासलैंड बायोम। फिफ्थ वन की यहाँ पर यदि हम साथियों बात करें तो फिफ्थ वन हो जाएगा अपने डेजर्ट डेजर्ट फॉरेस्ट बायोम। ठीक है, और सिक्स वन की बात करें तो सिक्स वन हो जाएगा टेम्परेट टेम्परेट डेसिडियस टेम्परेट डेसिडियस टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट बायोम। तो ये 6 प्रकार होते हैं इसके। कौन कौन से? फर्स्ट वन हो जाएगा अपने इसमें, फर्स्ट वन हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसको हिंदी के अंदर हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। टेगा बायोम को हम टेगा बायोम के नाम से जानते हैं, टुंड्रा को टुंड्रा बायोम के नाम से जानते हैं, ग्रासलैंड बायोम को हम ग्रासलैंड बायोम के नाम से जानते हैं। और इसकी यदि हम बात करें डेजर्ट फॉरेस्ट बायोम, जैसे अपन बात करें भारत के अंदर थार का मरुस्थल हो गया, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर हम बात करें सारा मरुस्थल हो गया, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। टेम्परेट डेसिडियस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन का बायोम, ठीक है ना। तो ये 6 प्रकार होते हैं। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए वो कौन सा हो जाएगा अपने लिए? टुंड्रा बायोम। तो टुंड्रा बायोम को हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे, बाकी अगर पर्टिकुलर हम इन बायोम के बारे में पढ़े तो लगभग हमें 1 महीना लगेगा, ठीक है ना। तो हमें केवल और केवल कौन सा? टुंड्रा बायोम देखना है। कौन सा? टुंड्रा बायोम के बारे में संक्षिप्त में जानकारी ध्यान रखनी है, जिससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम कौन सा? टुंड्रा बायोम। कौन सा बायोम? टुंड्रा बायोम, ठीक है ना। कौन सा बायोम स्टार्ट करते हैं? फर्स्ट जो हम देखेंगे यहाँ पर संक्षिप्त में वो हो जाएगा अपने कौन सा? टुंड्रा बायोम। कौन सा बायोम? टुंड्रा बायोम, ठीक है ना। टुंड्रा बायोम। तो टुंड्रा बायोम की यदि हम बात करें तो टुंड्रा बायोम कहेंगे किसे? तो ऐसा बायोम जहाँ की मृदा पूरे वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं और जहाँ पर वृक्ष व झाड़ियाँ नहीं उगती हैं या फिर उगती हैं तो भी बहुत ही कम मात्रा में उगती हैं, ऐसे बायोम को हम क्या कहते हैं? टुंड्रा बायोम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा बायोम जहाँ की मृदा ऐसा बायोम जहाँ की मृदा पूरे वर्ष भर ऐसा बायोम जहाँ की मृदा पूरे वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, और जहां पर वृक्ष व झाड़ियां नहीं उगती हैं, ऐसे बायोम को हम क्या कहते हैं? टुंड्रा बायोम के नाम से जानते हैं। ऐसे बायोम को हम क्या कहते हैं? टुंड्रा बायोम के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस परिभाषा के आधार पर जो टुंड्रा बायोम जो होता है इसके उपनाम भी होते हैं। उपनाम की यदि हम यहाँ पर बात करें तो इसको हम वृक्ष रहित बायोम व इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम आर्कटिक डेजर्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसी को हम आर्कटिक डेजर्ट के नाम से इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको हम आर्कटिक डेजर्ट के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ये उपनाम होते हैं किसके? टुंड्रा बायोम के। क्या होते हैं? वृक्ष रहित बायोम और आर्कटिक डेजर्ट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो हमारा टुंड्रा बायोम होता है इसके प्रकार की बात करते हैं। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 की बात करें तो वो हो जाएगा आर्कटिक टुंड्रा। कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक टुंड्रा, ठीक है। और बी की बात करते हैं तो बी हो जाएगा अपने अल्पाइन टुंड्रा। कौन सा हो जाएगा? अल्पाइन टुंड्रा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा अपने? फर्स्ट तो हो जाएगा कौन सा? आर्कटिक टुंड्रा, और सेकंड हो जाएगा अल्पाइन टुंड्रा। अब इनके अंदर क्या क्या चीज याद रखनी है अपने को, ठीक है ना। इनके अंदर ध्यान रखना है आर्कटिक टुंड्रा जो होता है परिभाषा दोनों की सेम रहेगी, ठीक है ना। ये जो ऊपर लिखा है ना, ये वाली परिभाषा ये सेम रहेगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें अपने को चेंज क्या करना है? ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ध्यान रखना आर्कटिक टुंड्रा जो होता है ये पाया जाता है
ध्रुवों पर। कहां पर पाया जाता है? ये कहां पर पाया जाता है? तो ध्रुवों पर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? ये ध्रुवों पर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर मिलता है। कहां पर मिलता है? तो ये ध्रुवों पर मिलता है। जैसे हम बात करें उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर। आपने यदि पृथ्वी का ग्लोब देखा होगा तो उसके अंदर जो ऊपरी जो भाग होता है वो तो उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और उसी ग्लोब का जो निचला वाला जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो वहां पर बहुत अत्यधिक ठंड होती है और वहां का तापमान माइनस में चला जाता है और वहां पर वनस्पति भी बहुत ही कम देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो वहां पर जो बायोम मिलता है अपने को वो कौन सा होता है? आर्कटिक टुंड्रा के नाम से उसको जाना जाता है। और अल्पाइन टुंड्रा की बात करें तो अल्पाइन टुंड्रा में क्या हो जाएगा? यदि कोई पहाड़ है, ठीक है ना, पहाड़ पर बर्फ से मृदा ढकी है, कोई भी पहाड़ है और उस पहाड़ पर क्या होता है? बर्फबारी होती है और उस बर्फ से क्या होता है? मृदा का ढकना। और जैसे ही मृदा ढक जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है? वहां पर वृक्ष व झाड़ियां फिर वनस्पति नहीं उग पाती है, या फिर उगती हैं तो भी बहुत ही कम उग पाती हैं। तो इसकी बात करें तो इसका उदाहरण कौन हो जाएगा? तो ये ध्यान रखना, अल्पाइन टुंड्रा जो होता है इसका उदाहरण हो जाएगा। भारत की यदि बात करते हैं तो भारत में आपने एक ग्लेशियर का नाम सुना होगा, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। ये जो सियाचिन जो ग्लेशियर होता है, यहाँ पर जो बायोम पाया जाता है वो कौन सा होता है? अल्पाइन टुंड्रा बायोम होता है। कौन सा बायोम होता है? अल्पाइन टुंड्रा बायोम होता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर किस प्रकार का बायोम देखने को मिलता है। तो भारत के अंदर अपने को अल्पाइन टुंड्रा बायोम देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है? अल्पाइन टुंड्रा बायोम देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर प्रकार कंप्लीट होते हैं। अब लास्ट वन हम बात करते हैं इस बायोम के अंदर, लास्ट वन हम बात करते हैं इस बायोम के अंदर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, ठीक है ना। जीव की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें जीव से संबंधित 3 जानकारी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जीव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं उन जीव के शरीर के ऊपर, यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं जीव के शरीर पर, जीव के शरीर पर क्या पाए जाते हैं? फर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फर पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या पाए जाते हैं? फर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फर पाए जाते हैं। फर को हम हिंदी के अंदर किस नाम से जानते हैं? तो बाल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्या पाए जाते हैं? फर पाए जाते हैं। और इन फर का मुख्य काम क्या होता है? इन फर का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है? तो इनका मुख्य काम होता है तापमान को नियमित करना, तापमान को नियमित करना। और कौन से तापमान को नियमित करना? तो शरीर तापमान को नियमित करना। यानी कि अत्यधिक ठंड है तो क्या होगा? ये जितने भी जीव हैं इनके शरीर पर क्या होगा? बाल होंगे। तो वो बाल क्या करेंगे? ज्यादा ठंड है वातावरण के अंदर तो वो क्या करेंगे? शरीर का जो तापमान होगा उसको बढ़ा देंगे ताकि उस ठंडे वातावरण के अंदर ये जीव आसानी से सर्वाइव कर जाए, ठीक है ना। तो वो किसकी वजह से होता है? तो ये फर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ये फर की वजह से होता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है किसकी वजह से होता है ये सब कुछ। तो ये फर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? फर की वजह से होता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो जीव होते हैं यहाँ पर एक नियम लागू होता है जिसको हम बोलते हैं एलेल का नियम। जो टुंड्रा जो बायोम होता है, इन बायोम के अंदर जो जीव पाए जाते हैं, इन बायोम के अंदर पाए जाने वाले जीवों के ऊपर एक नियम लागू होता है और उस नियम को हम बोलते हैं एलएल का नियम। अब ये एलएल का नियम क्या कहता है? तो उसको यदि हम थोड़ा देखें तो एलएल का नियम यह कहता है कि ठंडे प्रदेशों में मिलने वाले जितने भी जीव होते हैं उनके शरीर के ऊपर मिलने वाले कान, नाक और पूंछ और आंख, ये सब क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और उसी को क्या कहा जाता है? एलएल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एलएल का नियम। तो क्या हो जाएगा इस नियम के अनुसार? ध्रुव या फिर क्या हो जाएगा? ठंडे प्रदेश, ठंडे प्रदेश में मिलने वाले जीव के कान, नाक, पूंछ क्या होती है? छोटी होती है। क्या होती है? पूंछ क्या होती है? छोटी
होती हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, एलएल का नियम कहते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये इस नियम के ऊपर 5 स्टार लगाना। ये कई एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि एलएल का जो नियम होता है वो किसकी व्याख्या करता है, तो वो किसकी व्याख्या करता है, तो वो ध्रुवों पर जो अपने जीव पाए जाते हैं उनकी व्याख्या करता है। किनकी व्याख्या करता है, ये जो ध्रुवों पर जो जीव पाए जाते हैं उनकी व्याख्या करता है। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और क्या कहता है एलएल का नियम, तो ध्रुवों पर मिलने वाले जीवों के कान, नाक, पूंछ क्या होती है, छोटी होती है। जैसे आपने चाइनीज लोगों को देखा होगा, वहां पर थोड़ी ठंड ज्यादा होती है, या फिर हम बात करें तिब्बत के लोगों को आपने देखा होगा। तो तुलनात्मक रूप से अपनी बात करें तो अपना जो शरीर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, कान भी थोड़े बड़े होते हैं, नाक, कान ये सब बड़े होते हैं। लेकिन वहाँ के अगर लोगों को आप देखोगे तिब्बत के या फिर चीन के लोगों को देखोगे आप, तो उनके कान भी छोटे होते हैं, उनके कद काठी भी छोटी होती है, नाक भी छोटी होती है, और आंखें जो होती है वो अंदर की तरफ जाती है, और साथ ही साथ में वो पिचकी सी दिखाई देती है अपने को। ठीक है ना, कद काठी छोटी होती है। और जानवरों में भी आप देखोगे तो जानवर के अंदर भी जो कान ये सब जो होते हैं छोटे होते हैं, और उसी को क्या कहा जाता है, एलएल का नियम कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसी के साथ में जो अपना जो आज का सेशन होता है वो यही समाप्त होता है। अगले वाले सेशन के अंदर हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो जैव भू रासायनिक जो चक्र होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा है, और अपने साथियों के साथ में से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।